हेलो स्टूडेंट्स, पिछली 4 क्लास के अंदर हमने मेवाड़ राजवंश को कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं मेवाड़ राजवंश के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जेत्र सिंह था। तो जेत्र सिंह कौन था? तो इसके ऑप्शन है जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंभौर का शासक या बूंदी का शासक। तो जेत्र सिंह हमने पढ़ा था किसका? मेवाड़ का शासक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1227 ईस्वी का भूताला का युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया? तो यह युद्ध हुआ था जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच। भूताला का युद्ध जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसकी व्याख्या दी गई है कि जेत्र सिंह 1213 से 1252 ईस्वी तक परमाणु से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो क्वेश्चन आ जाए कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला मेवाड़ का शासक कौन था? तो जेत्र सिंह था, जिन्होंने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। जेत्र सिंह व इल्तुतमिश के मध्य भूताला का युद्ध हुआ, जिसमें जेत्र सिंह विजयी हुआ। और इस भूताला के युद्ध का वर्णन जयसिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर मद मर्दन, उसमें मिलता है। और यहाँ हमीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को। ये सब हमने नोट्स में देख लिया था, पिछली क्लासों में पढ़ लिया था कि हमीर किसको कहा गया है इसमें? तो इल्तुतमिश को कहा गया। चीरवा शिलालेख के अनुसार तलारक्ष योगराज का ज्येष्ठ पुत्र भूताला की लड़ाई में सुल्तान की सेना से लड़ते हुए शहीद हुआ। नेक्स्ट है, इस संबंध में चीरवा तथा धानसे शिलालेख के अनुसार मलेच्छों का स्वामी, और मलेच्छा को स्वामी किसे कहते हैं? इल्तुतमिश जेत्र सिंह का मान मर्दन नहीं कर सका। या किसमें कहा गया है? चीरवा तथा धानसे शिलालेख में। तो ध्यान रखना, चीरवा और धानसे शिलालेख के अंदर कहा गया है कि जो मलेच्छों का स्वामी था इल्तुतमिश, वह भी जेत्र सिंह का मान मर्दन नहीं कर सका था। इतना प्रतापी शासक था जेत्र सिंह। और इसकी पुष्टि कौन करता है? समर सिंह का आबू शिलालेख है, उसके अंदर इसकी पुष्टि होती है। और जिसमें जेत्र सिंह को समुद्र का पान करने वाले अगस्त्य के सम्मान भी बताया गया है। हमीर मद मर्दन में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। चीरवा शिलालेख के अनुसार जेत्र सिंह को मालवा, गुजरात, मारवाड़, जांगल तथा दिल्ली के शासक पराजित नहीं कर सके। जेत्र सिंह ने 1248 ईस्वी में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को पराजित किया। तो सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को किसने पराजित किया? जेत्र सिंह ने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेना को 1248 में किसने पराजित किया? तो जेत्र सिंह ने पराजित किया। इसके अलावा बालक और मदन इसके 2 सेनाधिकारी बता दिए थे। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेत्र सिंह की प्रशंसा करते हुए उसे दिल्ली के गुलाम वंश के समय मेवाड़ का सबसे प्रतापी या बलवान शासक कहा है। और दशरथ शर्मा ने जेत्र सिंह के काल को क्या कहा है? मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है। दशरथ शर्मा ने किसके काल को मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहा है? तो जेत्र सिंह के काल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन सा शासक आया था? सबसे पहले आया था जेत्र सिंह। फिर उसका उत्तराधिकारी आया था जेत्र सिंह का तेज सिंह, और तेज सिंह का उत्तराधिकारी था समर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? ये भी मैंने बताया था क्लास के अंदर। तो ये किसके समय हुआ था? तेज सिंह के समय। कमलचंद्र द्वारा चित्रित ग्रंथ है ये, 1260 ईस्वी में। कब किया इसको चित्रित? तो 1260 ईस्वी में। ठीक है, 1260 ईस्वी में। इसकी व्याख्या भी नीचे दी गई है कि जेत्र सिंह का उत्तराधिकारी तेज सिंह हुआ। और जेत्र सिंह को क्या कहा गया है? उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप। ये भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कि उभापति वल्लभ प्रौढ़ प्रताप की उपाधि कौन से शासक को दी गई है? तो तेज सिंह को दी गई है। ठीक है, तेज सिंह के शासनकाल में 1260 ईस्वी को आहड़ में कमलचंद्र द्वारा राजस्थान का ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी
चित्रित किया तथा बलबन को भी परास्त किया। तो बलबन को परास्त किसने किया? जेत्र सिंह ने, तेज सिंह ने बलबन को परास्त किया। इसके अलावा तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण किया। यह भी इम्पोर्टेंट है कि श्याम पार्श्वनाथ का मंदिर का निर्माण किसने किया? तेज सिंह की पत्नी जेतल देवी ने। ठीक है। तेजपाल के अधिकारियों में भीम सिंह प्रधान, समुद्रधर महामात्य और तलहन क्या था? कोषाध्यक्ष। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि तेजपाल का कोषाध्यक्ष कौन था? तो तलहन था। कोषाध्यक्ष कौन था? तलहन। तेज सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? समर सिंह। और आबू शिलालेख में से तुर्कों से गुजरात का उद्धारक बताया गया है। जिनप्रभ सूरी का ग्रंथ का क्या नाम है? तीर्थकल्प। और इसके अनुसार अलाउद्दीन के छोटे भाई उल्लुग खां से उसके गुजरात अभियान के दौरान मेवाड़ में सैनिक हानि का दंड वसूला था। नेक्स्ट है अचलगज की पट्टावली के अनुसार इसने आचार्य अमित सिंह सूर के उपदेश से राज्य में जीव हिंसा पर रोक लगाई। आबू शिलालेख के अनुसार समर सिंह ने आबू पर अचलेश्वर मठ का जीर्णोद्धार तथा मंदिर पर स्वर्ण दंड चढ़ाने के लिए यहाँ के साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी करवाई थी। ठीक है। और दरीबा लेख के अनुसार निम्बा समर सिंह के समय मेवाड़ का मुख्यमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्तौड़ का राणा रतन सिंह किस वंश का था? तो राणा रतन सिंह गोहिल वंश का था। ये तो आप बता ही दोगे। उसके बाद में है अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष में हुई थी? तो 1303 ईस्वी में हुई थी। 26 अगस्त 1303 में क्या होता है? मेवाड़ का प्रथम साका होता है 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। वह राजपूत रानी जिसने अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी पूर्व में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जौहर किया। तो जौहर किसने किया था? रानी पद्मिनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? तो रानी पद्मिनी की। नेक्स्ट है 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? सेनानायक गोरा और बादल। चित्तौड़ का पहला साका पूछा जाता है एग्जाम में। चित्तौड़ का प्रथम साका कब हुआ था? तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ था। आगे इसकी व्याख्या दी गई है जो हमने पिछली क्लासों में कर लिया था, फिर भी देख लेते हैं एक बार। 1302 ईस्वी में रावल रतन सिंह मेवाड़ का शासक बना था। 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। कब? 1303 ईस्वी में। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने का कारण क्या था? उसकी साम्राज्यवादी नीति और चित्तौड़ की व्यापारिक उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ का आक्रमण का कारण किसको बताया गया? रानी पद्मिनी को प्राप्त करना बताया गया है। ठीक है। पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन को किसने बताया था? तो राघव चेतन नामक तांत्रिक ने बताया था। राघव चेतन तांत्रिक ने बताया था। रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था? रतन सिंह। पूछा जाता है क्वेश्चन। और ऐसा माना जाता है कि पद्मिनी सिंहलदीप के गंधर्व सेन की पुत्री थी जिसके पास हीरामन तोता था। पद्मिनी का उल्लेख मोहम्मद कासिम फरिश्ता का ग्रंथ है तारीख ए फरिश्ता, उसमें रानी पद्मिनी का वर्णन मिलता है और उसमें पद्मिनी को मेवाड़ की राजकुमारी बताया। पद्मिनी को क्या बताया? मेवाड़ की राजकुमारी बताया। किसमें?
तारीख फरिश्ता में। इसके अलावा कुंभलगढ़ शिलालेख के अनुसार चित्तौड़ के किवाड़ की रक्षार्थ सिसोदिया के सामंत लक्ष्मण सिंह ने अपने 7 पुत्रों सहित अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। किसने? लक्ष्मण सिंह ने अपने 7 पुत्रों सहित प्राण न्यौछावर कर दिए थे चित्तौड़ के किवाड़ की रक्षा के लिए। रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा व बादल वीरगति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 26 अगस्त 1303 को 1600 महिलाओं छत्राणियों के साथ जौहर किया और चित्तौड़ का प्रथम साका कहलाया, जिसमें जौहर महिलाओं के द्वारा किया जाता है और केसरिया पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किसने किया है? खुजाइन उल फुतू में। अमीर खुसरो की 2 पुस्तक थी, एक तो खुजाइन उल फुतू और एक मिफ्ता उल फुतू। खुजाइन उल फुतू में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है, जबकि मिफ्ता उल फुतू में जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक ये भी ध्यान रखना कि खुजाइन उल फुतू का दूसरा नाम क्या है? तारीख़ अल्लाही। इसकी जगह क्या मिल सकता है? तारीख़ अल्लाही भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा? तो अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा खिजराबाद। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया था चित्तौड़ विजय के बाद, और अपने पुत्र के नाम पर ही इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद। बहुत बार पूछा जाता है कि चित्तौड़ का क्या नाम रखा? खिजराबाद रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के दौरान कौन सा इतिहासकार साथ था? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन आता है? तो इसमें ऑप्शन देखो, एक तो है तारीख़ अल्लाही दे रखा है और एक खुजाइन उल फुतू, तो दोनों आ जाएंगे क्योंकि दोनों एक ही पुस्तक के नाम है, तारीख़ अल्लाही या खुजाइन उल फुतू। तो बी एंड सी। इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया है कि तारीख़ अल्लाही व खुजाइन उल फुतू दोनों एक ही पुस्तक के नाम है, अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है। व्याख्या देखते हैं इसकी। अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण के समय अमीर खुसरो भी उनके साथ था, जिसने अपने ग्रंथ तारीख़ अल्लाही या खुजाइन उल फुतू में इस आक्रमण का आंखों देखा वर्णन लिखा है। इसके अनुसार सुल्तान ने गंभीरी में बेडस नदी के मध्य अपना शिविर लगाया था। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर दिया तथा खिजराबाद रखा। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? धाइबी पीर की दरगाह में मिलता है। और उसके खिज्र खां के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का किला किसको सौंप देता है? तो मूछाला मालदेव को। किसको सौंप देता है? मूछाला मालदेव या मालदेव सोनगरा को सौंप देता है, जो कानड़ देव चौहान का भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के मुक्तिदाता। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि मेवाड़ के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो राणा हमीर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज थे? तो सिसोदिया वंश के राणा हमीर से ही मेवाड़ के शासकों के आगे महाराणा या राणा लगना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई है? राणा हमीर को। मेवाड़ का मुक्तिदाता और विषम घाटी पंचानन किसको कहा जाता है? महाराणा हमीर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में
मालदेव सोनग्रा के पुत्र जेसा को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया तथा गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। तो क्वेश्चन आ जाए कि गुहिल वंश की पुनर्स्थापना किसने की? तो महाराणा हमीर ने की। और किसको परास्त करके की, ऐसा पूछ ले तो मालदेव सोनग्रा के पुत्र जेसा को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया तथा गुहिल वंश की पुनर्स्थापना की। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि किसको परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया राणा हमीर ने? तो मालदेव सोनग्रा के पुत्र जेसा को परास्त करके चित्तौड़ पर अधिकार किया है। राणा हमीर राणा शाखा से संबंधित था, अतः हमीर में इसके बाद के सभी शासक राणा अथवा महाराणा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? राणा या महाराणा। सिसोदा ठिकाने से संबंधित होने के कारण ये शासक क्या कहलाते हैं? सिसोदिया भी कहलाते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा जाता है। तो किस प्रशस्ति में कहा जाता है? कुंभल घाटी प्रशस्ति में। और क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन। ठीक है। राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसने बनवाया? राणा हमीर ने बनवाया। हमीर को मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का मुक्तिदाता कहा जाता है। और हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। किसको परास्त किया? मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को परास्त किया। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी व्याख्या के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा हमीर के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? ये पूछा गया था अभी थोड़े दिन पहले, एक एग्जाम में पूछा था कि राणा हमीर के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा छेत्र सिंह बना। कौन बना? छेत्र सिंह। इसकी व्याख्या, राणा हमीर का उत्तराधिकारी राणा छेत्र सिंह था जो बूंदी विजय के प्रयास में मारा गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बूंदी विजय के प्रयास में मारा गया। छेत्र सिंह कैसे मारा गया? बूंदी विजय के प्रयास में। छेत्र सिंह के बाद 1382 ईस्वी में महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा मेवाड़ का शासक बनता है। छेत्र सिंह के पश्चात कौन बनता है? महाराणा लाखा, जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बूंदी का नकली दुर्ग बनवाया तथा इस नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए कुंभाहाड़ा को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बूंदी का नकली दुर्ग किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? बूंदी का नकली किला किसने बनवाया था? महाराणा लाखा ने बनवाया था, महाराणा लाखा ने। और ये भी पूछा जाता है कि इसकी रक्षा करते हुए कौन से शासक ने अपने प्राणों की आहुति दी थी? तो कुंभाहाड़ा। इस नकली किले की रक्षा किसने की थी? तो कुंभाहाड़ा ने। ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ में चांदी व शीशे की खान मिली है? तो महाराणा लाखा। क्या जाएगा इसमें? महाराणा लाखा। बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन कि चांदी व शीशे की खान किस शासक के काल में मिली है? तो महाराणा लाखा के काल में मिली है। लाखा लक्ष्य सिंह के समय में जावर क्षेत्र में चांदी व शीशा की खान मिली थी, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इसने कई दुर्गों व मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। ये नीचे वाला इम्पोर्टेंट है इसमें कि लाखा ने बदनौर को अपने अधीन किया तथा धवल डोडिया को तरनगढ़, नंदराय व मसूदा की जागीर देकर उमराव बनाया। लाखा ने धवल डोडिया को कौन कौन सी जागीर दी? एक तो तरनगढ़, एक नंदराय और एक मसूदा। ध्यान रखना है तीनों, तरनगढ़, नंदराय और मसूदा की जागीर दी थी धवल डोडिया को। एक ये भी ध्यान रखना कि झोटिंग भट्ट तथा धनेश्वर भट्ट लाखा के साथ के संस्कृत विद्वान थे। तो इसमें क्वेश्चन पूछ ले कि लाखा के विद्वान कौन थे? तो एक तो धनेश्वर भट्ट और एक झोटिंग भट्ट। लाखा से याद रख सकते हैं ना, लाख लाख धन, तो धनेश्वर लाख धन हो गया ना। तो लाखा के दो, एक धनेश्वर और एक झोटिंग भट्ट। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह इसके पुत्र
राजकुमार चुंडा के साथ होना था, मगर किसी परिस्थिति वश यह विवाह लाखा से हो गया। और चुंडा को क्या कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ के राव चुंडा को राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है। और लाखा ने चुंडा को मोक्कल का संरक्षक नियुक्त कर नियम बनाया। और ये नियम क्या था? ये कि भविष्य में मेवाड़ महाराणा के सभी पट्टों, परवाणों व संदों पर चुंग और उसके वंशजों के भाले का निशान अंकित होगा। महाराणा लाखा के शासनकाल में छित्तर बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण उदयपुर में करवाया। तो पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया? छित्तर बंजारे ने। उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण छित्तर बंजारे ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन था? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो भोज परमार। नेक्स्ट है, 1428 ईस्वी में रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध हुआ था महाराणा मोक्कल और फिरोज खां के मध्य। महाराणा मोक्कल और फिरोज खां के मध्य रामपुरा भीलवाड़ा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंगपुर युद्ध 1437 ईस्वी किन राज्यों के मध्य हुआ? तो यह हुआ मेवाड़ और मालवा के मध्य हुआ। उसके बाद में है 23 का क्वेश्चन, है ना। सन 1437 ईस्वी में मेवाड़ मालवा युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो तत्कालीन कारण क्या था कि मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम ने महपा पवार के पुत्र एकचा को शरण दी थी। महपा पवार के पुत्र एकचा को शरण दी थी। महपा पवार व एकचा को, महपा पवार और एकचा को शरण दी थी। किसने? महमूद खिलजी प्रथम ने। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन है कि मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया? तो महमूद खिलजी को। इसका आंसर क्या होगा? महमूद खिलजी को। उसके बाद में महाराणा कुंभा तथा महमूद खिलजी के मध्य सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? तो सारंगपुर का युद्ध होता है 1437 ईस्वी में। 1437 ईस्वी में होता है सारंगपुर का युद्ध। और इसी सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा जो कुंभा है वो विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। ठीक है। इसकी व्याख्या दी गई है नीचे कि महाराणा कुंभा 1433 से 1468 ये कार्यकाल है महाराणा कुंभा का। मोक्कल का ज्येष्ठ पुत्र था। कुंभा ने अपने पिता मोक्कल के हत्यारे तथा पड़पिता खेता के उपपत्नी के पुत्र चाचा व मेरा को मारकर उनके विद्रोह का दमन किया। चाचा व मेरा को किसने मारा? कुंभा ने। और चाचा का पुत्र था एकचा व महपा पवार, जो उनका क्या था? सामंत। वो मांडू के सुल्तान के पास चले गए थे। तो मांडू के सुल्तान के पास चले गए थे। मांडू का सुल्तान कौन था? महमूद खिलजी। इसलिए महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य क्या होता है? सारंगपुर का युद्ध होता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार महाराणा कुंभा ने मालवा सुल्तान को 6 माह तक चित्तौड़ में बंदी बनाने के बाद स्वतंत्र कर आत्माभिमान की संवर्धक नीति का अनुसरण किया था। और इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लेना कि रणकपुर शिलालेख 1429 ईस्वी के अनुसार महाराणा कुंभा ने सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजयमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, बूंदी, खाटू, चरसू और आबू पर अधिकार कर राज्य का विस्तार कर लिया था। किस किस पर अधिकार कर लिया था महाराणा कुंभा ने? सारंगपुर, नागौर, गागरोन, नारायणा, अजयमेरू, मंडोर, मांडलगढ़, उसके अलावा बूंदी, खाटू, चाटसू एवं आबू के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। मांडू सुल्तान महमूद खिलजी ने 1443 में कुंभलगढ़ को जीतने का प्रयास किया और जिसे दीप सिंह की नेतृत्व वाली मेवाड़ी सेना ने बाण माता मंदिर के निकट क्या कर दिया? विफल कर दिया।
किंतु महमूद ने मंदिर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और फरिश्ता के अनुसार महमूद ने कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण किया? 5 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था? तो नागौर विवाद। इसका क्या कारण था? गुजरात के साथ संघर्ष का क्या कारण था? नागौर विवाद। अगला क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई? चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य हुई थी 1456 ईस्वी में। कब हुई थी? 1456 ईस्वी में चंपानेर की संधि। पूछा जाता है क्वेश्चन। इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। और देखो अगले क्वेश्चन में पूछ लिया कि चंपानेर की संधि 1456 में किन राज्यों के मध्य हुई? तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि किन राज्यों के मध्य हुई? तो ये हुई मालवा और गुजरात के बीच में। व्याख्या क्या है कि नागौर के फिरोज खां के मरने पर एक तो उनका पुत्र था समस खां और एक मुजाहिद खां उनका भाई था, उनमें संघर्ष चल रहा था। समस खां की सहायता कौन करता है? कुंभा समस खां की सहायता करता है, किंतु शासक बनते ही राणा से संबंध विच्छेद कर शर्त के विपरीत नागौर दुर्ग की मरम्मत प्रारंभ कर देता है। कौन? समस खां। तथा गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन से संबंध स्थापित कर लेता है। इसलिए महाराणा कुंभा नागौर पर चढ़ाई कर नागौर व गुजरात की सेना को पराजित कर नागौर पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और इसलिए 1456 में महमूद खिलजी और मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में क्या होती है? चंपानेर की संधि होती है महाराणा कुंभा के खिलाफ। और उसके तहत 1457 ईस्वी में बदनौर का युद्ध होता है। ठीक है, और उसमें भी महाराणा कुंभा इन दोनों को हरा देते हैं। मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना को महाराणा कुंभा हरा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवल बावल की संधि किन के मध्य हुई? तो ये भी हमने पढ़ा था कि आवल बावल की संधि, आवल यानी मेवाड़, बावल यानी मारवाड़। रणमल ने चुंडा के भाई राघव देव की हत्या करवा दी थी, जिस पर जो मेवाड़ी सरदार थे उन्होंने चुंडा की सहायता से रणमल की हत्या करवा दी 1438 में। भारमली के द्वारा जहर दिलवाकर किसकी हत्या करवा दी थी? रणमल की हत्या करवा दी थी। रणमल की हत्या के बाद मेवाड़ी सेना ने उसके पुत्र राव जोधा का पीछा किया। राव जोधा कहाँ चला गया था? तो राव जोधा ने बीकानेर के काहुनी गांव में शरण ली थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राव जोधा ने कहाँ शरण ली थी? तो राव जोधा ने बीकानेर के काहुनी गांव में शरण ली थी। ठीक है, मेवाड़ी सरदारों ने मंडोर पर अधिकार कर उसका प्रबंध चुंडा के पुत्रों को सौंप दिया और मंडोर पर 1453 ईस्वी तक मेवाड़ का अधिकार रहा। तो कब तक रहा मंडोर पर मेवाड़ का अधिकार? 1453 में, 53 तक रहा। और उसके बाद में जो ये आवल बावल की संधि होती है 1456 ईस्वी में, उसके तहत ही मंडोर को वापस लौटा दिया गया। और इसकी मध्यस्थता कौन करती है? हंसाबाई करती है। और इस संधि के तहत कुंभा अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी श्रृंगार देवी से करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था कहाँ स्थित है? तो यह है बदनौर। बदनौर कहाँ है? भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? तो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? तो महाराणा कुंभा को। राजस्थानी वास्तुकला का स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को। वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करवाया? तो महाराणा कुंभा। 84 में से 32 किलो का निर्माता कहा जाता है। तो इन्होंने कितने किलो का निर्माण करवाया? 84 में से 32 किलो का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछ लिया कि महाराणा कुंभा को कितने किलो के निर्माण का श्रेय प्राप्त है। तो इसका आंसर है 32 किलो का। इसकी व्याख्या भी दी गई है। वही 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभलगढ़, अचलगढ़, एक मचान दुर्ग बनवाया सिरोही में। इसके अलावा बसंतीगढ़ दुर्ग भी कहाँ बनवाया, सिरोही में। कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो चीन की दीवार के बाद विश्व की सबसे लंबी दीवार, कितनी ऊंची है ये, 36 किलोमीटर मानी जाती है। 36 किलोमीटर लंबी दीवार है ये। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन है? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी मंडन, जो खेता ब्राह्मण का पुत्र था। इसके अलावा कुंभा ने कुंभ स्वामी मंदिर, श्रृंगार चौरी मंदिर, एकलिंग मंदिर, और कुंभा के समय पाली में धनक शाह ने क्या बनवाया, रणकपुर के जैन मंदिर। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्न कथनों में से सत्य कथन है। जो सत्य है वो बताना है, ठीक है। पहला कथन है, यह प्रसिद्ध है कि इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया, जो कि सही है। तो विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया। इसकी कुल 11 मंजिलें हैं, ये गलत है। इसकी कुल, तो विजय स्तंभ की कितनी मंजिला है, 9 मंजिला है। इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। हाँ, जेता पुम्मा पुंजाइन की मूर्ति बनी हुई है, 5वीं मंजिल पर बनी हुई है। और यह विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फर्स्ट और थर्ड सही है और सेकंड गलत है। इसकी 9 मंजिलें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया? तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया विजय स्तंभ। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को महाराणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया है? तो भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रशस्ति के रचयिता अत्रि और महेश थे? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? अत्रि और महेश। अगला क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। सिंपल क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी व्याख्या भी दी गई है। वही सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में बनवाया, 9 मंजिला है। महाराणा कुंभा को वीणा वादक कहा जाता है। विजय स्तंभ पर जेता की कुर्सी पर बैठे हुए रूप में मूर्ति है। और विजय स्तंभ की 4थी व 6ठी मंजिल पर देवियों की मूर्तियां स्थित है। विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण अगर पूछ ले तो पुनर्निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। इसकी विजय स्तंभ की ऊपरी मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए इसका पुनर्निर्माण करवाया था स्वरूप सिंह ने। और विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है, फर्ग्यूसन ने की है। और कर्नल टोड ने विजय स्तंभ को क्या कहा है? कुतुब मीनार से भी सुंदर बताया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 का। महाराणा कुंभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो असत्य है वो बताना है। उन्होंने कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, सही बात है एकदम। वे संगीत प्रेमी थे, ये भी सही है। वे मेवाड़ के महान शासकों में एक थे, ये भी सही है। वे स्वयं विद्वान न थे, तो ये गलत है। वो स्वयं विद्वान भी थे और विद्वानों के आश्रयदाता तो थे ही, लेकिन स्वयं भी क्या थे? विद्वान थे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी वाला। इसमें असत्य कथन बताना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु, राय रायन एवं दान गुरु की उपाधियों से जाना जाता है? तो महाराणा कुंभा को जाना जाता है। इनकी उपाधियां ध्यान में रखना, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, छाप गुरु। अगला क्वेश्चन है, राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु एवं परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक की है? तो ये सभी उपाधियां किसकी है? महाराणा कुंभा की। अगला क्वेश्चन है कि संगीत राज के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई है? ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। अभिनव भट्टाचार्य, तो संगीत के लिए पूछ ले तो कौन सी उपाधि दी गई है?
अभिनव भट्टाचार्य संगीत के लिए दी गई है। यहाँ पर व्याख्या में कुंभा की बहुत सारी उपाधियाँ हैं, जैसे अभिनव भट्टाचार्य है, इनको हाल गुरु कहा जाता है, हाल गुरु या शैल गुरु। उसके अलावा छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, राय रासो, राणा रासो, परम गुरु, राय रायण, अश्वपति, नरपति, महाराजा धीराज, राव राय, चाणे राय, ये भी देख लेना थोड़ा, चाणे राय, राजगुरु, परम गुरु और चाप गुरु। ये सब हमने पिछली क्लासों में पढ़ लिया है। अब हम इनके क्वेश्चन देख रहे हैं, तो थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं अच्छे से, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। जैसे अब ये दिया गया है कि अभिनव भट्टाचार्य, तो अभिनव भट्टाचार्य अभी बता दिया कि संगीत ग्रंथों का रचयिता के लिए। उसके अलावा हाल गुरु किसके लिए कहा गया? पहाड़ी दुर्गों का विजेता होने के कारण हाल गुरु, छापामार युद्ध करने के कारण छाप गुरु, छापामार युद्ध के लिए छाप गुरु। और मुस्लिम शासकों द्वारा क्या, कौन सी उपाधि दी गई है इनको? हिंदू सुल्तान। दानी होने के कारण दान गुरु, और विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण राय रासो, राणा रासो और राय रायण। कुशल घुड़सवार, घुड़सवार अश्व यानी क्या होता है? घोड़ा, तो कुशल घुड़सवार होने के कारण अश्वपति भी कहा गया है। और मानवों में श्रेष्ठ, मानवों में श्रेष्ठ यानी नरपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में सबसे अधिक किसे मेवाड़ की बौद्धिक एवं कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? तो कलात्मक एवं बौद्धिक उन्नति का श्रेय जाता है महाराणा कुंभा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा के कुछ ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से महाराणा कुंभा द्वारा रचित हैं। तो ऑप्शन है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया। सूड प्रबंध को सुधा प्रबंध भी कहा जाता है ना, दोनों एक ही चीज़ें। तो ये चारों ही महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है, तो इसका आंसर आ जाएगा सही डी वाला, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और रसिक प्रिया। अगला क्वेश्चन है, नृत्य रत्न कोश की रचना की किसने की? तो नृत्य रत्न कोश की रचना की महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा द्वारा कौन सी कृतियाँ हैं? ठीक है, ऑप्शन है सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ और वास्तु मंजरी। तो राजवल्लभ लिखी गई है मंडन के द्वारा और वास्तु मंजरी लिखी गई है नाथा के द्वारा। महाराणा कुंभा के सिर्फ दो ही है यहाँ पर, एक तो सुधा प्रबंध और एक चंडी शतक। तो फर्स्ट और सेकंड यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में? तो ये मैंने क्लास में भी बताया था कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत राज के भाग पूछ लेते हैं या कोश पूछ लेते हैं, ये कितने भागों में विभक्त है? तो ये 5 भागों में विभक्त है। तो वो 5 भाग कौन कौन से हैं? पाठ, गीत, नृत्य, रस। ठीक है, पाठ, गीत, नृत्य, रस और वाद्य। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में किसकी दक्षता हासिल थी? तो वीणा वादक बोला जाता है महाराणा कुंभा को। क्या बोला जाता है? वीणा वादक। अगला, महाराणा कुंभा द्वारा निम्नलिखित कौन सी कृतियां हैं? सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ या वास्तु मंजरी? तो पहले भी आ गया, ऊपर क्वेश्चन आ गया ना। वास्तु मंजरी किसकी है? नापा की, नाथा की, और राजवल्लभ है मंडन की। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड यानी ऑप्शन ए। व्याख्या है कि कुंभा के गुरु हीरानंद मुनि को कविराज की उपाधि प्रदान की। महाराणा कुंभा ने संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना की। ठीक है, व्याख्या देख लेना है इसकी, और वैसे करवा भी दी है। इसमें थोड़ा ये देख लेना कि कुंभा की जो पुत्री थी रमाबाई, उसको संगीत प्रेमी होने के कारण किसकी उपाधि दी गई है? तो वागीश्वरी। वागीश्वरी की उपाधि किसको दी गई है? कुंभा की पुत्री रमाबाई को। और कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी।
एक महाराणा कुंभा ने मराठी, कर्नाटी यानी कन्नड़ तथा मेवाड़ी भाषा में 4 नाटकों की रचना की थी। और ये 4 नाटक कौन कौन से थे महाराणा कुंभा के? एक तो था मुरारी संगति, जो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। कौन सा था? मुरारी संगति, मुरारी संगति। उसके अलावा था एक रस नंदिनी, रस नंदिनी। एक था नंदिनी व्रती, नंदिनी व्रती। एक है अतुल चातुरी, अतुल चातुरी। ये महाराणा कुंभा के 4 नाटक हैं जो महाराणा कुंभा ने लिखे थे। मुरारी संगति, रस नंदिनी, नंदिनी व्रती, नंदिनी व्रती और एक है अतुल चातुरी। ठीक है, तो महाराणा कुंभा ने कितने नाटक लिखे थे? 4। अगला क्वेश्चन है कि शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा रचित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? तो रूप मंडन मूर्ति कला से। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, रूप मूर्तियों का रूप अच्छा रूप बनाते हैं ना, तो मूर्ति कला के लिए रूप मंडन, रूप मंडन। ठीक है, तो रूप मंडन का संबंध किससे है? मूर्ति कला से। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन है, रूप मंडन भी है, वास्तुशार मंडन भी है, कला मंडन नहीं है। इसका क्या होगा? कला मंडन, ऑप्शन डी। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, कला मंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो नाथा था, मुनि जैन विजय सूरी ये नहीं था भाई। कौन नहीं था? मुनि जैन विजय सूरी। उसके अलावा मुनि सुंदर सूरी भी था, तिल्ला भट्ट भी था। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, कुंभा के दरबार में कौन नहीं था? तो मुनि जिन विजय सूरी नहीं था। व्याख्या में है कवि अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी। कान्यव्यास, मंडन, गोविंद और टिल्ला भट्ट ये कुंभाकालीन विद्वान थे। तो कौन कौन थे विद्वान? एक तो कान्यव्यास, एक मंडन, एक गोविंद और एक टिल्ला भट्ट। मंडन की रचना ही दी गई है जो मैंने क्लास में भी करवा दी थी। ठीक है, उनको देख लेना अच्छे से। इसके अलावा नीचे इसमें नाथा की दी गई है। नाथा ने वास्तु मंजरी व गुरु गोविंद ने, ये गोविंद वाले ध्यान रखना थोड़ी, गोविंद की। ठीक है, एक तो उदार धोरणी, कलानिधि, द्वार दीपिका और एक सार समुच्चय। तो उदार धोरणी, द्वार दीपिका, कलानिधि और सार समुच्चय ये 4 रचनाएं किसकी? ये उनके पुत्र मंडन का पुत्र था गोविंद, उसकी 4 रचनाएं हैं, 4 ग्रंथ हैं। गोविंद के 4 ग्रंथ हैं, उदार धोरणी, द्वार दीपिका, कलानिधि और एक सार समुच्चय और है। नाथा का ग्रंथ है वास्तु मंजरी। पूछा जाता है ये कि वास्तु मंजरी किसका है? वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी तो ये नाथा का है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। राणा कुंभा की हत्या हुई, तो राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई? कुंभलगढ़ दुर्ग में। राणा कुंभा की हत्या कहाँ हुई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुई थी। इनके पुत्र उद्दा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कुंभा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है वह स्वयं विद्वान नहीं था पर विद्वानों का आश्रय देता था। तो यही सी आएगा, ये गलत कथन है। इसमें पहले भी आ गया है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाड़िमपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दाड़िमपुर का युद्ध हुआ था उद्दा और रायमल के मध्य, जिसमें रायमल उद्दा को हरा देता है और मेवाड़ की गद्दी पर बैठता है रायमल। ठीक है, कुंभा के बाद उद्दा मेवाड़ का शासक बनता है। कुंभा की हत्या के कारण पितृहंता उद्दा मेवाड़ में अलोकप्रिय हो गया था और उसके भाई रायमल ने दाड़िमपुर के युद्ध में पराजित कर दिया। और पराजित उद्दा जब मालवा की ओर भाग कर गया तो वहाँ बिजली गिरने से इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी बताया था मैंने कि उद्दा की मृत्यु कैसे हुई थी?
बिजली गिरने से। ठीक है। चित्तौड़ में घोषुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? घोषुंडी की बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने करवाया था। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि चित्तौड़ में घोषुंडी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? श्रृंगार देवी ने। रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी, इन्होंने करवाया था। उदय के बाद रायमल मेवाड़ का शासक बना और चित्तौड़ में अद्भुत जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अद्भुत जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रायमल ने करवाया था। और रायमल की पत्नी थी श्रृंगार देवी, उन्होंने घोषुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। अब आते हैं महाराणा सांगा के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? तो 1509 ईस्वी में महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। 1509 ईस्वी में। वो इनके तीनों भाइयों के बीच उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष हुआ था और सबसे पहले, और इसकी भविष्यवाणी किसने की थी? महाराणा सांगा की भविष्यवाणी कर दी थी कि अगला राजा भाई कौन बनेगा? महाराणा सांगा बनेगा। एक चारण जाति की पुजारी थी, उसके पास गए थे और उन्होंने इस चीज़ की भविष्यवाणी की थी कि अगला राजा सांगा बनेगा। और ये सुनकर इनके मध्य संघर्ष हो गया था और यहाँ से राणा सांगा अपनी जान बचाकर सबसे पहले शेवंतरी के राठौड़ बिद्दा के पास गए तथा उसके पश्चात अजमेर के करमचंद पवार के पास इन्होंने शरण ली थी। और इसलिए इन्होंने करमचंद पवार को एक रावत की पदवी दी थी तथा उसके अलावा अजमेर, परबतसर, मांडल, फूलिया और बनेड़ा परगने दिए थे। तो ये भी ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजमेर, परबतसर और मांडल, फूलिया और बनेड़ा का परगना किसको दिया था? तो करमचंद पवार को। अगला क्वेश्चन है कि गागरोन का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? तो महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य। महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने मालवा के किस सुल्तान को पराजित किया? तो मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि सांगा के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक था सुल्तान मुजफ्फर शाह। तो सुल्तान मुजफ्फर शाह। राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था, राणा सांगा के समकालीन दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समकालीन शासक पूछे जाते हैं, समकालीन शासक थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन अशुद्ध कथन बताना है? पहला बोला है कि यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, तो सही है। 1517 में हुआ था ये, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। खातौली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर सामरिक महत्व का स्थल था, तो ये गलत है ना। तो इसका ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है खातौली का युद्ध लड़ा गया तो किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? वही खातौली के युद्ध में। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को। तो खातौली का युद्ध लड़ा गया, खातौली का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य। फिर आता है महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को कौन से युद्ध में पराजित किया? इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में। ये क्वेश्चन देख लिए थे हमने ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं इनसे। खातौली का युद्ध पूछा जाता है, 1517 ईस्वी में हुआ था। तो महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। अगला देखते हैं आगे। एक 1518 ईस्वी में युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध, वो इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य ही होता है।
और बाड़ी का युद्ध कहाँ होता है? धौलपुर के अंदर होता है, धौलपुर, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो बाड़ी का युद्ध कहाँ होता है? धौलपुर में होता है। इब्राहिम लोदी ने मियाँ हुसैन तथा मियाँ माखन के साथ एक बड़ी सेना को सांगा के विरुद्ध खातौली की पराजय का बदला लेने के लिए भेजा था, और सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मियाँ माखन द्वारा किया गया था। फारसी ग्रंथ तारीख़-ए-सलातिन अफ़गाना के अनुसार मियाँ हुसैन युद्ध के दौरान राणा सांगा का सहयोगी बन गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बाबर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? तो बाबर के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा संग्राम सिंह। बाबर का किस मेवाड़ी शासक के साथ संघर्ष हुआ? तो संग्राम सिंह के साथ संघर्ष हुआ। ठीक है, बाबर ने लोधी सामंतों से निमंत्रण पाकर दिल्ली सल्तनत पर चढ़ाई की तथा पानीपत के युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। बाबर भी राणा सांगा की भांति महत्वाकांक्षी शासक था। राणा सांगा के संबंध में राजपूत राजाओं व सामंतों का विश्वास था कि सांगा दिल्ली पर हिंदू शासन स्थापित करने की क्षमता रखता है। इसलिए बाबर भी भली भांति राणा सांगा की मानसिक और भौतिक स्थिति को पहचानता था। इसलिए बाबर सांगा से युद्ध के लिए बहाना चाहता था। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उससे वादा किया था कि जब इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी मदद नहीं की। परंतु इस आरोप की पुष्टि नहीं होती है। चूँकि दोनों ही शासक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी थे, अतः दोनों के मध्य युद्ध निश्चित ही था। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बाबर व सांगा के मध्य संघर्ष का कारण नहीं था। तो कौन सा कारण नहीं था? साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं का टकराव ये था, राजपूत अफगान मैत्री भी था, मालवा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना भी था, बाबर द्वारा सांगा के सेनापति को शरण देना। तो बाबर ने सांगा के सेनापति को शरण नहीं दी थी, यह कथन सही आ जाएगा इसमें। ठीक है, बाबर ने नहीं दी थी, सांगा ने दी थी। तो महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वो कौन थे? एक तो महमूद लोदी था और दूसरा हसन खां मेवाती। ठीक है, और बाबर व सांगा के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण वही सांगा पर एक तो वचन भंग का आरोप लगाया गया कि उन्होंने वचन दिया था इनकी मदद करने के लिए, लेकिन वो अपने वचन से मुकर गए, इसलिए एक तो ये कारण बताया जाता है। दूसरा महत्वाकांक्षाओं का टकराव। ठीक है, जो हिंदूपत सांगा को क्या था ये कारण कि बाबर इब्राहिम लोदी पर विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। हिंदूपत सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव था नहीं, इसलिए एक रीजन ये भी था। ठीक है, एक राजपूत अफगान मैत्री, जो सांगा है वो हसन खां मेवाती और महमूद लोदी को शरण देता है, तो एक ये कारण था। एक था सांगा द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। पानीपत के युद्ध से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर सांगा ने खंडार यानी रणथंभौर के निकट के आसपास के 200 गांवों का अधिकार में कर लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था, और वहाँ के जो मुस्लिम परिवार थे उनको पलायन करना पड़ा था। इन दोनों ने भावी संघर्ष को देखते हुए अपनी अपनी सहमति सुदृढ़ करनी प्रारंभ कर दी, और मुगल सेनाओं ने भी बयाना, धौलपुर और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो बयाना के युद्ध में। बयाना का युद्ध कब होता है? फरवरी 1527 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ज्योतिष ने खानवा के युद्ध में बाबर की पराजय की भविष्यवाणी की थी? तो किसने की थी? मोहम्मद शरीफ ने की थी। अगला क्वेश्चन है खानवा के युद्ध के संदर्भ में निम्न कथनों में असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन क्या बोल रहा है कि युद्ध से पूर्व मुस्लिम ज्योतिष
ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ ने बाबर के पराजय की भविष्यवाणी की थी, तो मोहम्मद शरीफ ने भविष्यवाणी की थी, ये सही है। एक बाबर ने सैनिकों में जोश भरने के लिए धार्मिक भावनाओं यानी जिहाद का प्रयोग किया। जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया था खानवा के युद्ध को, तो ये भी सही है। एक युद्ध विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, ये भी बिल्कुल सही है। और एक बाबर ने देवलिया के बाघ सिंह के माध्यम से सुलह का प्रयास किया, नहीं, रायसेन के सलदी तंवर थे, विश्वासघाती थे ना, राणा सांगा से विश्वासघात किया था, तो ये असत्य कथन आ जाएगा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। बाबर ने किसकी सहायता से सांगा से सुलह का प्रस्ताव रखा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो किसकी सहायता से बाबर ने किसकी सहायता से सांगा से सुलह का प्रस्ताव रखा? तो सलदी तंवर। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि बाबर ने रायसेन के सरदार सलदी तंवर के माध्यम से सुलह की बात चलाई, किंतु सांगा ने सुलह का यह प्रस्ताव अपने सरदारों के समक्ष रखा, परंतु सरदारों को सलदी तंवर की मध्यस्थता पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने अपनी सेना की प्रबलता और बाबर की निर्बलता प्रकट कर संधि की बात बनने नहीं दी, और संधि वार्ता का लाभ उठाते हुए बाबर तेजी से अपनी तैयारी कर खानवा के मैदान में आ डटा। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 17 मार्च 1527 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी में। बयाना का हुआ था 16 फरवरी को, इससे 1 महीने पहले। तो बयाना कहाँ पूछे तो 16 फरवरी 1527 और खानवा 17 मार्च 1527। अगला क्वेश्चन है कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सी लड़ाई हुई। तो सबसे पहली लड़ाई होती है खातौली की लड़ाई होती है 1517 ईस्वी में। फिर गागरोन की लड़ाई होती है 1518-19 में, 18 से 19 में, 1518 से 19 में। और बयाने की होती है 1527 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी वाला। ठीक है, 2, 3, 1। अगला क्वेश्चन है राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध होता है 1527 ईस्वी में। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। ये युद्ध की डिटेल्स दी गई है, जैसे खातौली का युद्ध हुआ था 1517 ईस्वी में, सांगा और इब्राहिम लोदी बाड़ी धौलपुर का युद्ध होता 1518 में, इब्राहिम लोदी गागरोन का होता 1519 में, सांगा और मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के साथ होता है ये, है ना। बयाना को होता है बाबर के साथ 2 युद्ध हुए थे, एक तो 16 फरवरी 1527 को होता है बयाना का युद्ध, और 17 मार्च उसके ठीक 1 महीने बाद, 1 महीना और 1 दिन एक्स्ट्रा, यानी 17 मार्च 1527 को होता है खानवा भरतपुर का युद्ध। और इसमें तुलुगामा पद्धति का प्रयोग करने के कारण बाबर यह युद्ध जीत गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? एक तो राव भारमल था, लीडर का भारमल, और एक वीरमदेव मेड़तिया। ये दोनों बाबर के विरुद्ध सांगा के पक्ष में लड़े थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? तो राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े? एक तो महमूद लोदी, मालदेव, हसन खां मेवाती और मेदिनी राय। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी वाला, 1, 2, 3, 4। रावत जग्गा एवं रावत बग्गा किस शासक के सामंत थे? तो किस शासक के सामंत थे? ये थे राणा सांगा के, रावत जग्गा और रावत बग्गा। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना। रावत जग्गा और रावत बागा किस शासक के सामंत थे? तो जग्गा और बागा थे सांगा के। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोदी था, हसन खां मेवाती था, मालदेव
राठौड़ था, तो मारवाड़ का कौन था? मालदेव राठौड़। हकीम खां सूरी नहीं था, ठीक है, हकीम खां सूरी नहीं था। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? तो मेवाड़ का था राव गांगा। इसने मालदेव को भेजा था। किसको भेजा था? मालदेव को भेजा था। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता करने के लिए किसके नेतृत्व में मेवाड़ी सेना भेजी गई? तो मालदेव के नेतृत्व में मेवाड़ी सेना भेजे थे। किसने? गांगा ने भेजी थी, राव गांगा ने। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? तो राणा सांगा के पक्ष में भाग लेने वाले एक तो महमूद लोधी थे, एक रावल उदय सिंह, एक हसन खां मेवाती और गोकुलदास परमार। गोकुलदास परमार भी था और उदय सिंह भी था, ये दोनों भी थोड़ा ध्यान रखना। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा सी वाला, 1, 2, 3, 4। तो सांगा के पक्ष में लड़े थे रावल उदय सिंह, गोकुलदास परमार, महमूद लोधी और हसन खां मेवाती। अगला क्वेश्चन है कि खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में कौन नहीं लड़ रहा था? तो इसका आंसर आ जाएगा कौन नहीं लड़ रहा था? तो सूर्यमल, ठीक है, सूर्यमल। तो आज इतना ही। नेक्स्ट अब हम मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।